नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशीष करना एक बार फिर से आप सभी का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म धैर्य इस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि संविधान की क्लास चल रही है और संविधान की क्लास में हमारे दो पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। दो पार्ट्स में पहला मैंने कराया था आपको संवैधानिक पृष्ठभूमि, जिससे संविधान का निर्माण कैसे हुआ। दूसरा मैंने क्या कराया आप लोगों को 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और आज दोस्तों हम लोग जो अब तीसरा पार्ट होगा संविधान से, वो होगा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, वो आपको मैं बताऊंगा। एक चीज आप लोग सबसे पहले जो सेशन हमारे जुड़ चुके हैं, सबसे पहले हमारे वीडियो देख रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। और वीडियो को अंत तक देखने की एक बार कोशिश करें, तभी तो आपको पता चलेगा कि मैं किस तरह से आप लोगों को समझा पा रहा हूं और आप किस तरह से समझ पा रहे हैं। यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं तो कमेंट करके जरूर एक बार मुझे इन्फॉर्मेशन कर दीजिएगा, जिससे मैं अपनी कुछ चीजें जैसी हैं जो आपको मैं समझा नहीं यदि पा रहा हूं, तो आपके कमेंट के माध्यम से हम उस चीज में सुधार कर सके, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। पेपर में कई बार क्वेश्चन आया है कि पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ। तो सबसे पहले क्वेश्चन आप बताएंगे 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ। दूसरी बात मैं बता दूं कि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ था, उसमें जो कमियां, कुछ दोष जो रह गए थे, उनको दूर करना था। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भ्रष्टाचार युक्त कंपनी बन चुकी थी, उसके अंदर जो दोष थे उसको समाप्त करना था। उस समाप्त करने सबसे पहले हम प्रावधान के रूप में लिखते चले जाएंगे, सारे एक एक पॉइंट्स पर आपको बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग में प्रोविजन डालेंगे। प्रोविजन का मतलब होता है प्रावधान। अब प्रावधान में हम क्या क्या डालेंगे, सबसे पहली बात हम लोग करेंगे कि इस एक्ट का उद्देश्य था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों को समाप्त करना, डिस्ट्रॉय करना, समाप्त करना, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या होगा कि इस अधिनियम के तहत भारत में व्यापारिक मामले और राजनीतिक मामले को पृथक कर दिया गया। क्या किया गया? पृथक कर दिया गया। तो दो पॉइंट आपके बन गए। पहला पॉइंट क्या बना पहले नंबर में कि इस एक्ट का जो उद्देश्य था आना, वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों को समाप्त करना था। दूसरा पॉइंट था आपके सामने है कि इस अधिनियम के तहत भारत में जो व्यापारिक मामले थे और जो राजनीतिक मतलब पॉलिटिकल अफेयर्स थे, जो कॉमर्शियल अफेयर्स थे, उनको सेपरेट करना, मतलब उनको पृथक कर दिया गया। इस प्रकार भारत में पुनः, मतलब इससे पहले भी द्वैध शासन की शुरुआत हो चुकी थी 1765 में रॉबर्ट क्लाइव के माध्यम से। और आपको मैं बता दूं कि जब 1772 में वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर थे, तो उस समय एक बार फिर से द्वैध शासन को समाप्त करने की कोशिश की, परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी की जो गतिविधियां हैं वो रुक नहीं रही थी। इसके लिए ब्रिटिश संसद को एक फिर से कदम उठाना पड़ा द्वैध शासन करने के लिए। और इस प्रकार भारत में पुनः द्वैध शासन मतलब डायरकी सिस्टम को स्टार्ट किया गया, शुरुआत की गई और दो बोर्ड बनाए गए,
दो बोर्ड बनाए गए, बोर्ड का गठन किया गया, अब दो बोर्ड का गठन किया गया दोस्तों। उस दो बोर्ड के गठन में क्या है, एक जो पहला बोर्ड था जिसका नाम था व्यापारिक मामले के लिए, इसमें हम लिखेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड एक डायरेक्टर था और दूसरा जो पद था वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था। ठीक, अब हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए देखेंगे और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के लिए देखेंगे कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मतलब होता था कि इसको कौन से ऐसे पोस्ट दिया गया, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हैंड में दिया गया क्या, व्यापारिक मामले, क्या दिया गया, कॉमर्शियल अफेयर्स दिया गया, व्यापारिक मामले प्रदान किए गए। क्या प्रदान किए गए, व्यापारिक मामले प्रदान किए गए। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भारत में राजनीतिक मामले दिए गए। क्या दिए गए, राजनीतिक मामले प्रोवाइड किए गए। ठीक है, मतलब पॉलिटिकल अफेयर बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हाथों दे दिया गया, जो व्यापारिक मामले थे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हाथों सौंप दिया गया। इस प्रकार से ये दो बोर्डों का गठन हुआ और राजनीतिक मामले की जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थी, इसके पास शक्ति ज्यादा थी, इसके पास जो शक्ति थी वो ज्यादा थी, मतलब पावर में सबसे ज्यादा था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, क्योंकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन ब्रिटिश सम्राट संभालती थी, ब्रिटिश सम्राट के हाथों था। और आपको बता दे कि वहां से ब्रिटेन में एक गुप्त सभा होती थी और गुप्त सभा के तहत जो समाचार हैं, चाहे वो व्यापारिक मामलों के लिए हो चाहे वो राजनीतिक मामलों के लिए हो, ये दोनों भारत में जो सूचना भेजी जाती थी ये गुप्त सभा के माध्यम से भारत में भेजी जाती थी। अब इसी प्रकार यदि मैं आपको कहूं कि भारत में, अगला पॉइंट है, भारत में पहली बार ईस्ट इंडिया के अंतर्गत क्षेत्र को ब्रिटिश अधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। ब्रिटिश अधिपत्य का क्षेत्र कहा गया क्योंकि सारी शक्तियां ब्रिटेन की संसद ने यहाँ के व्यापारिक मामलों को छोड़कर यहाँ के राजनीतिक मामलों को अपने हाथ में हैंडओवर कर लिया था। सारी राजनीतिक शक्तियां उन्हीं के हाथों में थी और व्यापारिक जो मामले थे वो उन्होंने एक कंपनी का जो डायरेक्टर बनाया था, उस डायरेक्टर के माध्यम से यहाँ व्यापारिक मामलों को संतुलित किया जाता था। ठीक है, और राजनीतिक मामलों को सीधा नियंत्रक बोर्ड के हाथों दे दिया गया। अब आपको बता दें कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जितने भी पत्र व्यवहार जो भी कुछ होता था उसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सामने रखना होता था। ऐसा नहीं है, इसलिए इसके पास पावर शक्ति ज्यादा थी। दूसरी बात, जो गवर्नर जनरल को यहाँ पहली बार वीटो शक्ति पावर दी गई। क्या दी गई? वीटो शक्ति का पावर दी गई। और गवर्नर जनरल जो उनकी परिषद में सदस्य होते थे उनको नियुक्त करने का अधिकार किसको दिया गया था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हाथों दिया गया। आपको बता दें कि 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट, इतनी बात आप लोग पूरी तरीके से नोट कर लें, इसके बाद हम लोग क्लियर करते हैं। जो चीजें आपकी छूट गई हो जल्दी से नोट कर लें सारी चीजों को। पहला, इस एक्ट का उद्देश्य 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों को समाप्त करना। इस अधिनियम के तहत भारत में व्यापारिक मामले और राजनीतिक मामले को पृथक कर दिया गया।
तीसरा पॉइंट इस प्रकार भारत में पुनः द्वैत शासन की शुरुआत की गई और 2 बोर्ड का गठन किया गया, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसमें व्यापारिक मामले और इसके हाथों राजनीतिक मामले सौंपे गए। चौथा नंबर, भारत में पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत क्षेत्र को ब्रिटिश अधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। इस प्रकार ये 4 पॉइंट आपके प्रोविजन में कंप्लीट होते हैं और अब हम लोग चलते हैं 5वें पॉइंट पर। ठीक है, बहुत लोगों के दिमाग में आ रहा हो कि सर जी ने यहाँ पे हमको पिट नहीं बताया, ये पिट क्यों आया, इसका नाम क्या पड़ा, ये हम तो भूल ही गए आपको बताने के लिए भैया। पिट आपको पता है, पिट जो आया था वो पिट किस नाम से आया था? तो आपको मैं बता दूं कि उसी समय ब्रिटिश संसद में एक इंग्लैंड में प्रधानमंत्री था जिसका नाम था पिट द एंगर, ठीक है, या विलियम पिट द एंगर पूरा नाम है इसका, विलियम पिट द एंगर। इसके नाम से ही ब्रिटिश संसद द्वारा यह पारित एक्ट था, उसी के नाम से यह भारत में आया था। समझ गए होंगे? चलो, ये बात आपके दिमाग में पड़ गई होगी। अब हम बात करते हैं जिस बात की हम कर रहे थे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में गवर्नर जनरल की परिषद में कितने सदस्य थे? 4 मेंबर्स थे। कितने थे? 4 मेंबर्स थे। उन 4 मेंबर्स को 1784 में 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में कितनी कर दी गई? सिर्फ ओनली जो कर दी गई 4 से घटाकर 3 कर दिया गया। क्या कर दिया गया? 3 कर दिया गया। कितनी कर दिया गया? 3 कर दिया गया। और यही जो सदस्य 3 मेंबर्स होते थे सदस्यों के, वही मेंबर्सों की जो नियुक्ति थी वो कौन करता था दोस्तों? वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल करता था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक मामलों की संस्था थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है ये सदस्यों की नियुक्ति इसके माध्यम से होती थी। फिर आपको मैं एक चीज बता दूं आपको कि आपने पढ़ा होगा कि गवर्नर जनरल को बंबई, मद्रास के पास जो प्रेसिडेंसी शक्ति थी, प्रेसिडेंसी पावर्स थी, वो किसके हाथों थी? बंगाल के गवर्नर के हाथों थी। बंगाल के गवर्नर के हाथों हैंडओवर थी। परंतु आपको बता दें जो पावर्स इसके हाथों थी तो पूर्ण रूप से नहीं थी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो प्रेसिडेंसी होती थी, तो प्रेसिडेंसी उस समय कौन कौन सी थी? मद्रास, बंबई और इसके बाद बंगाल का गवर्नर। तो बंगाल के गवर्नर के अधीन, सारी गवर्नर जनरल के अधीन ये दोनों प्रेसिडेंसियों की शक्ति उनके हाथों सौंप दी, मगर पूर्ण रूप से हाथों नहीं सौंपी दी गई। तो आप कह सकते हैं गवर्नर जनरल बंबई बना प्रेसिडेंस पावर थी जो बंगाल के गवर्नर के हाथों में पूर्ण रूप से सौंप दी गई। 1773 में दोस्तों नहीं सौंपी गई थी। 1773 में गवर्नर जनरल की जो बंबई मद्रास की जो प्रेसिडेंसी पावर थी वो बंगाल के गवर्नर के हाथों नहीं सौंपी गई थी। ये चीज आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, ठीक है, बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। ठीक, तो पता हो गया ये सारी बातें। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में गवर्नर जनरल की परिषद में 4 मेंबर्स थे, मगर 1784 की पिट्स इंडिया एक्ट में 3 कर दिया गया। और ये 3 सदस्यों की नियुक्ति बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से कौन करता था? ब्रिटिश सम्राट करती थी। ब्रिटिश सम्राट करती, ये लिखने को हम भूल गए, ब्रिटिश सम्राट करती थी। कौन करता था? ब्रिटिश सम्राट करती थी। ठीक है, इनकी नियुक्ति किसके माध्यम से? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से। ये चीज आप लोगों को पूरी तरीके से पता हो गई होगी। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करेंगे आपको इतनी बात तो आप लोगों को विशेषकर ध्यान में रखना होगा, क्योंकि यदि इतनी बातें आपको दिमाग में नहीं है तो पिट्स इंडिया एक्ट आपसे क्वेश्चन यदि पूछा गया तो गलत हो सकता है, आपसे क्वेश्चन
को किसी तरीके से अब पूछा जा सकता है। ठीक है, बात आप वॉरेन हेस्टिंग्स के कर रहे हैं कि मैं बात बता दूं वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में। ये वॉरेन हेस्टिंग्स जो है आपको पता होना चाहिए कि वॉरेन हेस्टिंग्स 1785 में इसी ये प्रावधानों को देखकर, ये ब्रिटिश संसद की जो क्या कहते हैं नीतियों को देख करके ये विरोध करने लगा, और विरोध करने के उपरांत 1784 के बाद 1785 में चला जाता है यहाँ से, और इसी के ऊपर पहली बार इम्पीचमेंट लगता है। बर्ग नामक एक अधिकारी होता है जिसका ये विरोध होता है, और इस विरोध के कारण ये करीब 7 साल तक ये इम्पीचमेंट चलता है। ठीक है, और बाद में जाके ये फाइनल होता है इम्पीचमेंट। तो ये आपके वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये वॉरेन हेस्टिंग्स इसी एक्ट का विरोध हुआ था, इसी एक्ट के विरोध में ये इंग्लैंड वापस रिटर्न हो चुका था। ये चीज आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो अब एक चीज था कि जो कंपनी थी, अब प्रावधान में कोई बात नहीं, मैं सब कहानी थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भारतीय देसी शासकों के साथ जो गलत व्यवहार कर रही थी उस पर नियंत्रण करना था। किसको? ब्रिटिश संसद को। और ब्रिटिश संसद चाहती थी कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक कठोर कानून बनाया जाए। इसी वजह से उसने इंग्लैंड में एक न्यायालय को स्थापित किया और इस न्यायालय में उन लोगों का केस लाया जाएगा जो भारतीय देसी शासकों के साथ अंग्रेज अधिकारी क्या कर रहे हैं? गलत तौर तरीके अपनाकर उनका शोषण कर रहे हैं। वो अंग्रेज अधिकारी जो भारत के अंदर रह रहे हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में उन सारे जो कर्मचारी थे, अधिकारी थे, उन पर जो भ्रष्टाचार के आरोप दिख रहे थे, उनकी सारी सुनवाई इंग्लैंड में एक न्यायालय बनाकर की जाएगी। ये 1784 की पिट्स इंडिया एक्ट में सारी बातें रखी गई थी। इसी वजह से अंग्रेज बहुत क्रोधित हो गए थे, इसी वजह से वॉरेन हेस्टिंग्स पर यही प्रभाव पड़ा था। तो इस प्रकार से ये 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट का व्यवहार था, और ब्रिटिश संसद भी चाहती थी कि भारत के अंदर आकर के कठोर कानून का नियम का गठन किया जाए। तो इस प्रकार ये 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था, और बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है दोस्तों। ठीक है, तो आज हम लोग 1784 के पिट्स इंडिया को देख चुके हैं, और फिर अब हम अगली क्लास लेके आएंगे। इसके बाद का जो चार्टर डेट होगा वो 1813 का चार्टर डेट होगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्टर डेट होगा आपके लिए। ठीक है, तो फिर हम मिलते हैं अगली क्लास में आपके साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।